Okay, so let's start the lecture 6 of thermal radiation, and the agenda is simple. We will discuss about a numerical problem. So let us take the first problem, the example one. The first problem is two parallel infinite gray surfaces are maintained at a temperature of 127 degrees centigrade and 227 degrees centigrade respectively. If the temperature of the hot surface is increased to 327 degrees centigrade, by what factor is the net radiation exchange per unit area increased? Assume the emissivity of a color and a hotter surface to be 0.9 and 0.7 respectively. क्लियर? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो ग्रे सरफेसेस हैं, यानी रियल सरफेसेस हैं, और इन सरफेसेस में एक का टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे का 227 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दोनों की इमिसिविटी दी है। तो आपको ये निकालना है कि हाउ मच रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और जब ये 227 327 हो जाता है तब कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, और यहाँ पर रेडिएशन एक्सचेंज का आपको एक वो बताना है कि पर यूनिट एरिया ये कितना चेंज हुआ है। Is that clear? So let us take the solution of this, और इसको समझने के लिए हम लोग देखिए, ये मैंने दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं, ठीक? तो पैरेलल प्लेट्स ली हैं, इनफाइनाइट हैं, तो उनके एरियाज सेम होंगे, सबसे पहली चीज़। दूसरा टेम्परेचर, और ध्यान रखिएगा थर्मल रेडिएशन के प्रॉब्लम में हर जगह पर आप केल्विन में कंसीडर करेंगे। रीज़न मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि रेडिएशन के केस में आप ये मानते हैं कि कोई भी बॉडी लिविंग या नॉन लिविंग जो एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर है वो रेडिएशन एमिट करता है या रेडिएशन रिसीव करता है, तो उसकी बेसिस पे आप देखें वहाँ पर तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात की गई है, तो वो केल्विन में कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर 127 डिग्री सेंटीग्रेड और 227 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स हैं, तो आपने इसको कन्वर्ट किया केल्विन में 227 को, तो ये 500 केल्विन हो गया। क्लियर? तो इसका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है और इसका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। क्लियर? दीज आर द टू रियल बॉडीज। तो रियल बॉडीज के केस में सबसे पहला काम होगा कि आप इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बना लें। तो दो सरफेस में तो बहुत आसान है बनाना। एक आपने यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी अप्लाई कर दी, एक ब्लैक बॉडी यहाँ पर अप्लाई कर दी। तो ब्लैक बॉडी टू रियल सरफेस आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सरफेस रेजिस्टेंस, और रियल सरफेस टू रियल सरफेस क्या हो जाएगा? स्पेस रेजिस्टेंस, और फिर से रियल सरफेस टू ब्लैक बॉडी क्या हो जाएगा? स्पेस रेजिस्टेंस। तो आपने ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बना ली, और आपने हीट ट्रांसफर जो लिया है वो ये लिया है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम Q1 to 2। क्लियर? 1 से 2 की तरफ। लेकिन टू सरफेसेस में जैसे मैंने आपसे कहा कि इधर से भी वही सेम वैल्यू आएगी, केवल साइन का कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। सो दिस वन इज EB1, J1 and J2 and EB2. So this is the electrical analogy. So easily you evaluate the rate of heat transfer. Clear? So rate of heat transfer आप आसानी से evaluate कर सकते हैं, और इसकी एमिसिविटीज़ दी हुई हैं। तो इसमें सही तरीका ये है कि पहले आप रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लीजिए। तो रेजिस्टेंसेस में अगर आप देखोगे तो आपको मैंने कहा था कि आपको शेप फैक्टर का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होगा। तो शेप फैक्टर पैरेलल प्लेट के केस में बहुत आसान है कैलकुलेट करना। आप अगर दो सरफेस के बीच में समेशन रूल लगाओगे तो F121 प्लस F122 इज इक्वल टू 1, और चूंकि ये फ्लैट प्लेट है और फ्लैट प्लेट का इटसेल्फ अगर आप शेप फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, दिस वैल्यू इज कम्स 0, सो दिस वैल्यू इज 0, सो F122 इज 1। दैट मीन्स यू इजिली इवेलुएट द F122 जो वैल्यू आपको मिल गई। सॉरी, दिस वन इज ए ही है ये, और पर यूनिट एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो एरिया इज 1, so you just put this simple Q is equal to EB1 minus EB2 divided by 1 minus epsilon 1 upon A. That is a summation of all resistances, because all resistances are connected in series. So simple, the A is common, so you can take A outside, and EB, mind it, this is a very important thing, that EB is simple, that is sigma T to the power 4. Don't write the multiplication of area because you already calculated the areas in the resistances. Clear? So आप दो बार अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। इस चीज को बार बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर गलती होती है कि आप EB इज इक्वल टू सिग्मा A1 T1 टू द पावर 4 रखेंगे और फिर आप एरिया का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो वहाँ से कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए ये पर यूनिट स्क्वायर होते हैं। इवन रेडियोसिटी भी आपकी पर यूनिट स्क्वायर ही होगी। इज दैट क्लियर? ओके, so this one is EB1 minus EB2, so you just put all those values, and these are T1 and T2, so usually you evaluate the value of Q, which comes a minus sign. So definitely you are calculated from lower temperature to higher temperature, that's why this value is negative.
hence the assumed direction is reverse. Clear? So from higher temperature to the lower temperature. Anyway, so if you are considering now the temperature of the hotter surface is 327 degrees centigrade. So this 327 degrees centigrade plus 273 comes 600 degrees centigrade. So now the second surface maintain 600 Kelvin, and the first surface is maintained at a 400 Kelvin. So easily you again evaluate the value by the same concept. So this one is minus 3829 degree 2888 watt per meter square. क्लियर? तो ये वैल्यू आ गया. तो इंक्रीमेंट आपको चेक करना है. तो इंक्रीमेंट कितना है इससे और इससे? तो इंक्रीमेंट आपने डिवाइड कर दिया. तो दिस इंक्रीमेंट इज 2.82. दैट मीन्स दिस इज अ 182% मोर. क्लियर? this terms at 2.82. that means it shows that 182% increment in the radiation exchange if the hotter surface is maintained at a 327 degrees centigrade. Is that clear? Okay. So now let us move for the next problem. This is a very easy problem. The next problem is, the question is, determine the rate of heat loss. Determine the rate of heat loss by radiation from steam table. Determine the rate of determine the rate of heat loss by radiation from a steel tube outside diameter 70 mm and 3 meter long. क्लियर? एक हीट लॉस हमको कैलकुलेट करना है रेडिएशन का फ्रॉम द स्टील ट्यूब. एक स्टील ट्यूब है जिसका आउटसाइड का जो डायमीटर है दिस इज 70 mm एंड दिस ट्यूब इज 3 मीटर लॉन्ग at a temperature of 227 degree centigrade. If the tube is located within a square brick conduit, एक conduit है, conduit आप समझते होंगे, that's like a chute. क्लियर? तो conduit है, उस आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने अपने घर जो ब्रिक वर्क कराया है उस ब्रिक वर्क में आपने कोई भी पाइप इंसर्ट कराई है. क्लियर? तो और तो दिस इज नोन एज द conduit. तो conduit ऑफ 0.3 मीटर साइड and at 27 degree centigrade. Clear? Take emissivity of steel is 0.79 and emissivity of brick is 0.93. So you consider like आपका रूफ जो है, उस रूफ में आप जो सरिया डालते हैं जिसको आप MS रॉड कह सकते हैं, स्टील रॉड कह सकते हैं, उसके बारे में कैलकुलेशन है कि उसमें रेडिएशन कैसे होगा. तो इसका मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाने का कोशिश किया है और ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में एक ब्रिक है. इसको कुछ आप ऐसे समझिए. इसमें ये एक ब्रिक है. दिस वन इज अ ब्रिक वर्क और इस ब्रिक वर्क में लेंथ वाइज इस तरह की एक रॉड पड़ी हुई है. क्लियर? तो एक सरफेस ये हो गया और दूसरा सरफेस ये ब्रिक वर्क है जो इसके रेडिएशन को रिसीव कर रहा होगा. क्लियर? हायर टेम्परेचर किसका है? रेडिएशन स्टील ट्यूब आउटसाइड डायमीटर टेम्परेचर 227 डिग्री सेंटीग्रेड है और ब्रिक का 27. दैट मीन्स स्टील रॉड से इसकी तरफ हीट ट्रांसफर हो रही होगी. तो बेसिकली आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि देयर आर द 6 surfaces. नो, here the first surface is a steel and the second surface is the conduit of जो conduit का मटेरियल क्या है? ब्रिक वर्क, जो उसके टेम्परेचर जो उसके रेडिएशन को रिसीव कर रहा है. तो बेसिकली देयर आर द 2 surfaces. क्लियर? in which the radiation exchange between this steel rod and the brick work. क्लियर? अब देखिए इसमें जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं वो क्या क्या हैं. एक तो इमिसिविटी दी हुई है, इमिसिविटी स्टील की दी हुई है और ब्रिक वर्क की दी है. दैट मीन्स कि दोनों सरफेस जो हैं वो क्या है? रियल सरफेस हैं. तो दो सरफेस के बीच की इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बहुत सिंपल है, मैं बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन A1 एप्सिलॉन 1 दिस इज द सरफेस रेजिस्टेंस और स्पेस रेजिस्टेंस 1 अपॉन A1 F1 to 2 हो जाएगा और 1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन A2 एप्सिलॉन 2. चूंकि दो सीरीज में आप चाहे इधर से डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हो 1 to 2 कितनी हीट ट्रांसफर होगी और 2 to 1 कितनी हीट ट्रांसफर होगी. अमाउंट वाइज दोनों सेम होंगे बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट. क्लियर? तो यहाँ पर आप देखोगे तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर मूव कर रहा है, यानी आपका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा. इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला काम जो गिवन डेटा है वो हम नोट कर लेते हैं. तो गिवन डेटा में आपको एक्सटर्नल डायामीटर, लेंथ दिया हुआ है और विड्थ दी हुई है इसकी जो आपने ब्रिक वर्क कंसीडर किया, जो कॉन्ड्यूट आपने कंसीडर किया. टेम्परेचर्स हैं उनको केल्विन में आपने कन्वर्ट कर लिया और इनको इमिसिविटी जो है वो इमिसिविटी जो है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए. इमिसिविटी जो इमिसिविटीज़ आपको दी हुई हैं 0.79 एंड 0.93 ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं. अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आप इवेल्युएट कर सकते हैं. सिंपल EB1 माइनस EB2 डिवाइडेड बाय द सिग्मा RTH बिकॉज दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो अब इसमें आप सिंपल
इसके कैलकुलेशन में देखोगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो हमको F122 अननोन है। A1 क्या है? A1 इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्टील रॉड। सो सरफेस एरिया ऑफ स्टील रॉड बहुत आसानी से 2πr या πdl करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द सरफेस एरिया ऑफ A2, सरफेस एरिया A2 क्या है? सरफेस एरिया आप A2 इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो पेरीमीटर है, क्लियर, जो पेरीमीटर है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे L से, क्लियर, पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए L से, तो आपका क्या आ जाएगा? दिस वन इज द सरफेस एरिया। या आप चाहे तो सरफेस एरिया आप ब्रिक वर्क का जैसे आप कैलकुलेट करते हैं उस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। सरफेस एरिया कौन सा सरफेस एरिया कौन सा इसमें सेकंड का सरफेस एरिया कंसीडर होगा? ये आप ब्रिक वर्क देखें, ये 3 मीटर है और ये आपका बी भी आपको दिया हुआ है 0.3 मीटर, क्लियर। ये कॉन्ड्यूट है, तो कॉन्ड्यूट का शेप में आपको विड्थ दे दी है आपको और इसकी लेंथ दे दी है, तो विड्थ और लेंथ से आप कॉन्ड्यूट का सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से F122 एग्जैक्टली आपको पता है कि ये अगर आप देखोगे तो ये एक कॉन्वेक्स सरफेस है। कॉन्वेक्स सरफेस का इटसेल्फ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0 आता है, तो F122 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक। अब यहाँ पर मैं सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर एरिया वाइज आप समझ लीजिए, एरिया आप पहला एरिया पहले के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसका पाइडियल हो जाएगा। सेकंड वाला जो है वो आपका ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क का आप सरफेस एरिया कंसीडर कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से समझेंगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप कि कोई छत है, उस छत में एक रॉड डाली गई है, तो आप उस रॉड को हटाइए, केवल पर्टिकुलर उस रॉड का हटाने पर जो सरफेस एरिया आ रहा है उसको आपको कंसीडर करना है। तो दिस वन इज द सिंपल 4L, क्लियर, दिस वन इज द 4L। पेरीमीटर को आप अगर यहाँ पर डिवाइड करोगे 4L, और चूंकि आप एरिया कंसीडर कर रहे हैं इसलिए इसको फिर से L से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस वन इज 4L इंटू L, क्लियर। दिस L and this L will be cancel out, so you just put all those values and easily evaluate the value. This one is 1590.27 watt heat transfer from the steel rod to the brick wall, clear। so आप देख रहे हैं क्वेश्चंस कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से सॉल्व करेंगे तो, अदरवाइज इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगे क्योंकि शेप फैक्टर आपको नहीं पता चलेगा हम किसके किसके बीच में निकालें। ओके, सो लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन? a cubical room 4 meter by 4 meter by 4 meter, clear, is heated through the floor by maintained at uniform temperature of 350 Kelvin, ठीक। While side walls are well insulated, the heat loss take place through the ceiling at 300 Kelvin. Assuming that all the surfaces have an emissivity of 0.8, determine the rate of heat loss by radiation through the ceiling. Now अगर इस क्वेश्चन में देखोगे आप तो ये जो मैंने डायग्राम बगल में एक बनाया है, इस डायग्राम में अगर आप देखो तो बेसिकली कितने सरफेस है। अगर आप एक कमरा, जिस कमरे में अभी आप बैठ के पढ़ रहे हैं उस कमरे में अगर आप देखो तो एक कमरा है, कमरे में कितने सरफेसेस हैं? टोटल 6 सरफेसेस हैं। लेकिन अब इसमें जो वॉल वाले सरफेसेस हैं, चूंकि क्यूबाइड है तो हर एक वॉल का सरफेस एरिया अगर आप देखोगे वो सरफेस एरिया सबका सेम है, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक वॉल, किसी भी वॉल को, किसी एक पर्टिकुलर वॉल को हम एक सरफेस मान लेते हैं, एक सरफेस सीलिंग वॉल को मान लेते हैं और एक सरफेस फ्लोर वॉल को मान लेते हैं। तो अगर वॉल का आप देखोगे तो एक के बीच में अगर निकल आया तो हर एक वॉल में निकालने के लिए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फ्लोर टू वॉल या सीलिंग टू वॉल आपको आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है कि वॉल चूंकि कॉमन है, सब कनेक्टेड है, और वॉल का सरफेस एरिया इस वॉल का, अब मेरा ये देखिएगा, ये वॉल और ये वॉल, ये और इधर की वॉल और इधर की वॉल, ये चारों वॉल का सरफेस एरिया सेम बिकॉज इट्स अ क्यूबाइड। तो किसी भी एक सिंपल आप अगर देखोगे शेप फैक्टर वाइज तो आप किसी भी सरफेस से फ्लोर टू वॉल अगर आप एक वॉल के बीच में कैलकुलेट कर लेते हैं और आपसे पूछा जाता है कि हाउ मच रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन फ्लोर टू वॉल्स, तो एक का निकल आया तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका चारों वॉल से कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो मैंने यहाँ पर 3 सरफेस कंसीडर किए, एक फ्लोर, एक सीलिंग और वॉल। और वॉल यहाँ पर वेल इंसुलेटेड है, ध्यान से देखिए। द हीट लॉस टेक प्लेस थ्रू द सीलिंग एज्यूमिंग दैट ऑल सर्फेसेज हैव एन इमिसिविटी इज 0.8, डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट लॉस बाय द रेडिएशन थ्रू द सीलिंग। हमको यहाँ पर निकालना है रेडिएशन थ्रू द सीलिंग, क्लियर। और दूसरा हमको एक चीज दी हुई है, साइड वॉल्स आर वेल इंसुलेटेड। मैंने याद होगा आपको ये बताया था कि अगर आप वेल इंसुलेटेड का केस कंसीडर करते हैं तो वेल इंसुलेटेड के केस में आप उसको एज अ ब्लैक बॉडी मानते हैं, यानी वॉल को आप ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करने लगेंगे। अब 3 सरफेसेस के बीच में आपको जो
इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है वो कुछ इस तरह से बनेगी, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे बनेगी। ये आप देखेंगे ये सरफेस रेजिस्टेंस है, ये सरफेस रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर कोई सरफेस रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है। तो ब्लैक बॉडी है, दैट मीन्स कि सरफेस रेजिस्टेंस वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि J3 इज इक्वल टू EB3, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज द सिग्मा T3 द पावर 4। क्लियर? तो आप यहाँ पर EB1 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? EB1 इज सिग्मा T1 टू द पावर 4, सॉरी T1 टू द पावर 4, और EB2 इज इक्वल टू दिस इज सिग्मा T2 द पावर 4, सिग्मा T2 द पावर 4। तो आपके लिए अननोन केवल J1 और J2 हैं, दो अननोन है। अभी देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। पहले गिवन डेटा नोट करते हैं। तो T1 इज इक्वल टू 350 केल्विन, T2 इज इक्वल टू 300 केल्विन, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तीसरा आपको दिया है कि वॉल जो है इंसुलेटेड है, दैट मीन्स जो यहाँ से Q3 पास हो रहा था, ये यहाँ से Q1 पास हो रहा है, ये Q2 पास हो रहा है, इधर से Q3 पास हो रहा था, वो Q3 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये इंसुलेशन है, ब्लैक बॉडी है। तो Q3 इज इक्वल टू 0, और इमिसिविटीज आपको दी हुई हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि T3 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब पहले मैं यहाँ पर आता हूँ। ये जो स्पेस रेजिस्टेंस है R12 का मतलब क्या है? 1/A1 F122। R13 का मतलब क्या है? दैट इज 1/A1 F123। R23 का मतलब क्या है? 1/A2 F223। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, 1/A2 F223। क्लियर? तो ये तो हो गए स्पेस रेजिस्टेंस। अब इसमें देखिए जरूरत पड़ेगी किस चीज़ की? इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको व्यू फैक्टर देखने की। तो आपको सारी बुक्स में जो भी रेडिएशन के लिए आप बुक प्रेफर कर रहे होंगे उनमें व्यू फैक्टर दिया होगा, और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज़ बताई भी थी। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो हमको F122 की वैल्यू चाहिए, 1 to 2, यानी दो पैरेलल प्लेट हैं। अगर देखो फ्लोर और सीलिंग एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक? तो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हम लोग डायरेक्टली इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। और कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं। डायमेंशंस याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से बना लीजिए, 4x4x4 के हैं। ठीक, ये देखिए दिस वन, these are the, this one is a ceiling, this one is a floor. Clear? F1 to 2, ठीक? And definitely if the areas are same, F2 to 1 is also same, because क्योंकि हमने ये वाला सरफेस मैं एक बार मैंने ये वाला सरफेस 1 लिया है और ये वाला सरफेस 2 लिया है। ठीक, तो यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो आपके हिसाब से वो F2 to 1 है। क्लियर? मतलब इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर हम F1 to 2 कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी हम यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर निकाल रहे हैं। ठीक है, शेप फैक्टर निकाल रहे हैं। हमको चाहिए F2 to 1, तो पहले F1 to 2 देख लेते हैं। अब देखिए D इज इक्वल टू क्या है? 4, X इज इक्वल टू क्या है? 4, Y इज इक्वल टू क्या है? 4। क्लियर? तो अब देखिए X एक्सिस पर जरा देखिए, X बाई डी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, Y बाई डी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? Y बाई डी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, Y बाई डी भी 1 हो जाएगा। तो ये 1 वाला ग्राफ है, दिस वन, ये जो ग्राफ है ये 1 वाला ग्राफ है, ये 1 वाला ग्राफ है। तो मैंने ये रेड लाइन देखे, ये रेड लाइन मैंने यहाँ पर डाली और ये 1 वाले को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इससे ये ब्लू वाली लाइन मैंने यहाँ पर देखा, तो F1 to 2 कितना आ गया हमारा? 0.2। तो F1 to 2 इज इक्वल टू 0.2। तो मैं अगर रेसिप्रोकल रूल लगाता हूँ यहाँ पर, ये मैं लिखूँ अगर A1 F1 to 2 इज इक्वल टू A2 F2 to 1 2 to 1। क्लियर? 2 to 1। मैं अभी इसके ये जो ग्राफ बना हुआ है इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ क्योंकि हमको F2 to 1 चाहिए। अब देखो ये है 4, ये है 4, तो एरिया कितना हो गया? 16। ये है 4 और ये है 4, एरिया कितना हो गया? 16। दैट मीन्स A1 इज इक्वल टू A2। तो दिस वन एंड दिस वन विल बी कैंसिल आउट। तो F1 to 2 कितना आया आपका? आया है 0.1। तो आपका जो F2 to 1 है वो कितना हो जाएगा? 0.1। अब मैं अपने डायग्राम पर आता हूँ, चूंकि हमने इसको 1 माना है तो हमारा F1 to 2 कितना है? 0.2, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू F2 to 1। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो अब मैं प्रीवियस वाली स्लाइड पर आता हूँ। ये देखें, तो यहाँ से मैंने वो शेप फैक्टर चार्ट से डायरेक्टली इवेलुएट किया। आपको चार्ट से इवेलुएट करना भी मैंने आपको बता दिया। F1 to 2 इज इक्वल टू आपका आया कितना था? 0.2। ये आ गया F1 to 2। अब दूसरा बात करते हैं, एक शेप फैक्टर, दूसरा कौन सा शेप फैक्टर है? ये R2 to 3 का जो शेप फैक्टर है, दिस इज द 1/A2, दिस वन इज 1/A2 F, दिस वन F2 to 3, 2 to 3। ये है दूसरा शेप फैक्टर।
1/A2F223। अब R12 हमने कैलकुलेट कर लिया, R12 की वैल्यू कितनी आ गई 0.3125, ठीक 0.3125, क्योंकि ये 0.2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, A1 की वैल्यू 16 है, तो ये मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं पहले 13 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, A1 F123, 123 कहने का मतलब क्या है 1 to wall, क्लियर। तो 1 to 3 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 1 to 3 कैसे इवेलुएट किया जाएगा, 1 to 3 इवेलुएट करने के लिए आप ये समेशन रूल आपने अप्लाई किया यहाँ पर, ये देखें ये समेशन रूल फर्स्ट सरफेस से अप्लाई किया, F121 प्लस F122 प्लस F123। तो F121 चूंकि फ्लैट प्लेट है इसलिए F121 तो 0 हो जाएगा, ये बात तो आपको समझ में आ गई। F122 आपने कैलकुलेट किया है कितना 0.2, तो F123 कितना हो जाएगा 0.8। तो यहाँ से 13 1/A1 F123 रखा आपने, तो ये वैल्यू आपको R13 की मिल गई 0.0781 मीटर स्क्वायर, क्लियर, दिस इज मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं R23 की, 1/A2 F223, क्लियर। अब मैं सेकेंड सरफेस पे समेशन रूल अगर अप्लाई करूं, F222 प्लस F223 प्लस F221 इज इक्वल टू 1, क्लियर। सेकेंड सरफेस में मैंने अप्लाई किया, तो चूंकि सेकेंड सरफेस फ्लैट प्लेट है इसलिए F222 तो 0 हो जाएगा, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। F223 आपने इवेलुएट किया है, नहीं किया है अभी, F223 आपको इवेलुएट करना है, F223 आपको इवेलुएट करना है। F221 आपने कैलकुलेट किया 0.2, तो F223 कितना हो गया 0.8, तो R23 1/A2 F223 निकाल लिया, तो दिस इज द 0.0781। तो ये सबसे पहला काम ये होता है इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में, सारे रेजिस्टेंसेज आप इवेलुएट कर लीजिए, क्लियर। तो आपने सारे रेजिस्टेंसेज इवेलुएट कर लिए, इमिशिविटीज आपको सारे सरफेस की सेम है 0.8 दी है, तो आपको R1 और R2 की वैल्यू भी इवेलुएट करके रख लेनी है, क्लियर। अब इसके आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये, देखिए। नाउ the value of R1 and R2, so R1 is equal to 1 minus epsilon 1 upon A1 epsilon 1, this is the best way कि आप सारे रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा, एरिया सब जगह सेम है, एमिसिविटी सेम है, तो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन A2 एप्सिलॉन 2, तो R2 भी यही आएगा, दिस वैल्यू R2 भी सेम वैल्यू आएगी। अब अगर रेजिस्टेंसेस में आप देखोगे, मैं प्रीवियस जाता हूँ यहाँ पर, मैं आपको रेजिस्टेंसेस देखो आप, इसमें ये जो रेजिस्टेंसेस हैं इसमें क्या है, देखो R13 और R23 ये दो सीरीज में है, R13 प्लस R23, और ये दोनों सीरीज R12 के साथ में पैरेलल में है, क्लियर। जब इसका आप समेशन करोगे तो ये वाला प्लस इसका समेशन प्लस R2, दीज आर इन सीरीज। तो इसका मैंने इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो इवेलुएट किया है, नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर इवेलुएट किया है इसको। तो आप अगर देखो तो R1 प्लस R2 1/R12 प्लस 1/R13 प्लस R23, जो डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम से आप इसमें देखेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको इतना मिलेगा। अब मैंने सारी वैल्यू पुट करके रख देनी है, तो आपको कितना मिल गया 0.1353 मीटर स्क्वायर, दीज आर मीटर स्क्वायर, दिस इज अ मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जैसे आप करते हैं वैसे यहाँ पर भी करना है। अब मैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किसके किसके बीच में निकालना था, फ्रॉम सीलिंग टू फ्लोर, क्लियर। तो सीलिंग टू फ्लोर आपने निकालना है, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं फ्लोर टू सीलिंग, तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन उसके अकॉर्डिंग होगा। तो EB1 माइनस EB2 अपॉन सिग्मा आर, मैंने सिंपल सिग्मा आर कर दिया। क्यों मैंने ऐसा किया ये भी समझ लीजिए, क्यों मैंने ऐसा किया। अगर आप देखें यहाँ पर, देखिए हमको निकालना है इसके और इसके बीच में हीट ट्रांसफर फर्स्ट से सेकेंड में, तो फर्स्ट से सेकंड में आने में आप देखोगे सारे रेजिस्टेंसेस जरूर आएंगे, क्लियर। हमको यहाँ से यहाँ के बीच में निकालना, यही सेम चीज़ यहाँ से यहाँ के लिए भी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सारे रेजिस्टेंसेस अब सीरीज में हो गए। जब आपने सब कुछ समअप कर दिया, यानी इन दोनों को इसके साथ में कंसीडर करके जब आपने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इन तीन का जो रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट किया, तो वो क्या हो जाएगा, वो सारे सीरीज में हो जाएंगे। तो आप चाहे इधर से हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करिए या इधर से हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करिए, दोनों सेम आएंगे। इज दैट क्लियर। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर की है, और ये EB1 माइनस EB2 सिग्मा की वैल्यूज़ मैंने पुट की है, तो यहाँ पर EB3 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वॉल या टेम्परेचर ऑफ वॉल, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये आपने कर दिया, तो यहाँ से आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वो किया। अब जैसे आप मान लिया आपसे पूछा जाए कि वॉल का टेम्परेचर क्या है, तो चूंकि मैंने आपको बोला कि Q3
जो था वो 0 है, तो Q3 इज इक्वल टू 0 है। तो Q3 इज इक्वल टू अगर 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पर था J3 इज इक्वल टू EB3 होना चाहिए, J3 इज इक्वल टू EB3 होना चाहिए, ठीक। तो यानी आपको J3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो J3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, J3 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको J1 और J2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो J1 और J2 की वैल्यू पता करने के लिए मैंने आपको जो आपको इक्वेशन बताया था, उस इक्वेशन में यानी नोडल एनालिसिस, यानी J1 को आप नेगेटिव मानिए, क्या इक्वेशन लिखेंगे? EB1 माइनस J1 अपान 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपान A1 एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाई J3 माइनस J1 अपान R13 प्लस J2 माइनस J1 अपान R12। क्लियर? इसी तरह से तीनों इक्वेशंस लिखेंगे तो आपके पास J1 J2 तीन इक्वेशंस हैं, 2 अननोन है, तो ईजिली बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। नहीं सॉरी, तीनों अननोन है आपके लिए, J1 J2 J3 तीनों अननोन है, क्योंकि EB3 में टेम्परेचर ऑफ वॉल नहीं दिया हुआ है। तो J1 J2 J3 जैसे ही आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, वैसे ही आप J3 इज इक्वल टू EB3 रखिए, एंड EB3 इज इक्वल टू सिग्मा T3 द पावर 4। तो सिग्मा से आप जो T3 की वैल्यू है वो आसानी से आप यहाँ पर इवेलुएट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ कहने का मतलब है कि आप हर तरह के वेरिएशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एन इनक्लोजर इज फॉर्म्ड बाय 3 सरफेस एज शोन इन फिगर। ठीक, ये फिगर मैंने बनाया हुआ, where T1, T2 and T3 are of 500, 400 and 400 degree centigrade temperatures and emissivity surface की दी हुई है। Now determine of 2 are 25 mm। Now determine of exactly थोड़ा सा लगता है मिस प्रिंट है यहाँ पर 25 mm and 100 mm। एक्चुअली इसमें जो डायमेंशंस दी हुई हैं, डिटरमाइन द 2 डायमेंशंस आर 25 mm एंड 100 mm। ये मैंने आपको रिप्रेजेंट किए हुए फिगर में 25 mm एंड 100 mm रिस्पेक्टिवली। शेप फैक्टर बिटवीन 2 आइडेंटिकल डिस्क्स, यानी 2 to 3 या 3 to 2। क्योंकि क्यों आइडेंटिकल है? बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ 3 एंड सरफेस एरिया ऑफ 2 बोथ आर सेम। क्लियर? तो आप अगर 2 to 3 निकाल रहे हो या 3 to 2 निकाल रहे हो, उस केस में आपका 0.5 वैल्यू है शेप फैक्टर का। कैलकुलेट द नेट रेडिएशन net rate of radiant heat flow leaving from surface 1 and reaching to surface 2 and 3। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा 3 सरफेस हैं, 1 2 3, और मैंने यहाँ पर बनाया केवल 3 सरफेस का है। तो ये क्यों मैंने ऐसा किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शेप फैक्टर बिटवीन 2 आइडेंटिकल डिस्क आर 0.5, calculate the net rate of radiation heat flow leaving from surface 1 and reaching to surface 2 and 3। ठीक, यानी ये वाला हीट ट्रांसफर कितना है और ये वाला हीट ट्रांसफर कितना है। हाँ, अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इसमें बताइए कि आपसे 3 से 2 में कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, 3 से 1 में कितना हो रहा है, तब आप यहाँ पे 3 सरफेस का करते हैं। क्योंकि अभी आपसे केवल 2 सरफेस का पूछा गया है, 1 to 2, and because second surface identical to the third surface, so similarly जितना 1 से 2 में हो रहा है उतना ही 1 से 3 में हो रहा है। क्यों मैंने ऐसा कहा? अब एक और रीजन है इसका, बिकॉज इट इज मेंटेन्ड एट अ 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर 3 के 3 कब कंसीडर करते, 3 सरफेस कब कंसीडर करते? चूंकि यहाँ पर 2 क्यों कंसीडर किया? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, सरफेस एरिया टेम्परेचर सेकंड और थर्ड का सेम, इसलिए 2 सरफेस कंसीडर किए। अगर यहाँ पर सरफेस एरिया तो सेम होते लेकिन ये 400 होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब हम 3 सरफेस कंसीडर करते हैं। बात समझ में आया? यानी प्रॉपर्टीज जो हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज जो हैं सरफेसेस की और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज अगर आइडेंटिकल हैं तो उन आइडेंटिकल की बेसिस पे आप उसको इवेलुएट करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एनीवे, तो अभी मैंने इसको 2 सरफेस माना, 1 to 2 निकाल रहे हैं, सिमिलरली 1 to 3 भी हो जाएगा। तो 1 to 2 AB1 सिंपल 2 सरफेस के बीच की इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है। टेम्परेचर्स सारे दिए हुए हैं, मैंने इनको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। इमिसिविटीज़ भी आपको दी हुई हैं, ये केमिकल, ये आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ में भी आता है। अब मान लिया इसमें टेम्परेचर भी सेम होते और इमिसिविटी अगर अलग अलग हो जाती हैं, तब भी आप 3 सरफेस कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर इमिसिविटी भी सेकंड और थर्ड की सेम, यानी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं थर्मल की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, तभी आप आइडेंटिकल सरफेस की तरह ट्रीट करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे केवल ये क्वेश्चन इसलिए लेना था कि केवल ऐसा नहीं कि आप 3 सरफेस आपने देख लिया तो 3 सरफेस आप बनाना शुरू कर दीजिए। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, देखिए उसमें एक्जैक्टली क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एनालॉजी आप प्रिपेयर करिएगा। ओके,
तो जो डायमेंशंस दी हैं ये आपको दे दिया F2 to 3, sorry, this is the F2 to 3 and F3 to 2, both are equal, so this value is 0.05, ये वैल्यू जो दी हुई है दिस वैल्यू इज 0.05, ये दे दिया आपको। अब सरफेस 2 पर आइए, सरफेस 2 पर आइए और शेप फैक्टर यहाँ पर अप्लाई करिए। द शेप फैक्टर इज F2 to 2 प्लस F2 to 1 प्लस F2 to 3 इज इक्वल टू 1। F2 to 2 आपका 0 हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, फ्लैट प्लेट की तरह है। और F2 to 1, F2 to 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो F2 to 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस F2 to 3, दिस इज द 0.95। ये बात आपको समझ में आ गई। और A1 F1 to 2 इज इक्वल टू A2 F2 to 1, तो रेसिप्रोकल रूल से F1 to 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 to 2 की वैल्यू मैंने लिखा नहीं, ये सॉरी, ये F1 to 2 की वैल्यू ये आ जाएगी। A1 और A2 और A1 की वैल्यू रख दिया और यहाँ पर सारी वैल्यू आपने पुट कर दी। A1, A2 और A1 मैंने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। A2 इज अ सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क, सो दिस इज π/4 d स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ द कर्वेचर, A1 जो है कर्वेचर, सिलेंडर का जो कर्वेचर है, दिस इज अ πdl, सो दिस वन इज πdl, और सरफेस एरिया की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर। तो आई थिंक यहाँ पर F1 to 2 की रिक्वायरमेंट है, F1 to 2 आपका इवेलुएट हो गया। F1 to 2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट जो आ रही है वो आ रही है 0.0592, तो ये है शेप फैक्टर की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पर जो आपने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाला Q1 इज इक्वल टू EB1 माइनस EB2 अपॉन रेजिस्टेंस, ये वैल्यू रखी, तो आपको जो टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मिल रहा है वो 3.376 वाट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट सरफेस टू सेकंड सरफेस, एंड सिमिलरली फर्स्ट सरफेस टू थर्ड सरफेस, यानी दोनों में ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो 3.376 का ही है। इज दैट क्लियर? तो ये एक तरीका हो गया बताने का आपको कि केवल सरफेस के काउंट पर आप इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मत बनाइएगा। अगर ज्योमेट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज सरफेस की सेम है तब आप उसको आइडेंटिकल सरफेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। There is a two large parallel plates with emissivity 0.6 are at 900 Kelvin and 300 Kelvin. Clear? 900 Kelvin and 300 Kelvin. A radiation shield with one side polished and having emissivity of 0.5. Clear? दो parallel plates हैं, इनकी emissivity दोनों की जो है वो 0.6 है, और एक का टेम्परेचर 900 Kelvin है, दूसरे का 300 Kelvin है। A radiation shield with one side polished with having emissivity is 0.5. While the emissivity of other side is 0.4, यानी जो रेडिएशन शील्ड इंसर्ट की गई है उसकी एक साइड की 0.05 है और दूसरे साइड की 0.4 emissivity है। Which side of shield to face the heater plate if the temperature of the shield is to be kept minimum? Justify your answer. तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। वो केस क्या है कि एक बार आप क्या करिए, एक बार ये रखिए कि जो रेडिएशन शील्ड इंसर्ट की गई है उसमें 0.05 जिसको मैंने E3 लिया है और 0.4 E3 डैश, ये इस तरह का अरेंजमेंट बनाइए जो मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक, और दूसरा अरेंजमेंट आप इस तरह से बना सकते हैं कि आप 0.4 वाली साइड जो है फर्स्ट सरफेस के सामने है और 0.05 वाली साइड जो है वो सेकेंड सरफेस के सामने है। क्लियर? तो ये सेकेंड आपका केस हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस में आपको एक वो निकालना है कि डिफरेंस की कौन साइड ज़्यादा इफेक्टिव है रेडिएशन शील्ड की। तो मैं पहला केस कंसीडर कर रहा हूँ, मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी। एमिसिविटी 0.6, E2 इतना है और ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर रख दी। एमिसिविटीज़ बता दिया, टेम्परेचर्स बता दिए। वन साइड पॉलिस्ड थर्ड प्लेट यानी E3, ये मैंने पहला केस कंसीडर किया। E3 ये लिया और E3 डैश ये लिया है। क्लियर? E3 डैश इस लिया। तो सिंपल इसके बीच में आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल एनालॉजी आप बनाओगे 6 आपके वो बनेंगे, रेजिस्टेंसेस बनेंगे, लेकिन वो बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखो कि जितनी रेट ऑफ, क्योंकि ये इनफाइनेटली लार्ज प्लेट है, जितनी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इनके बीच में हो रही है उतनी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इनके बीच में होगी। ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने इस तरह से कहा कि आप जब इसका थ्योरी देखेंगे तो उसमें जो आपने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बनाई थी उसमें देखेंगे कि आपके जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज़ में करंट सेम होती है। यही फ़ायदा है इलेक्ट्रिकल एनालॉजी का
कि आपको और ज़्यादा उसमें फिजिकल समझने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर देखोगे सारे रेजिस्टेंस आपके सीरीज़ में कनेक्ट हैं और सीरीज़ में करंट सेम होती है, यानी हीट ट्रांसफर सेम होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं Q1 to A दिस शुड बी 3, मैंने माना है सरफेस को 1 to 3 शुड बी इक्वल टू 3 to 2, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है 1 to 3 इज इक्वल टू Q3 to 2। क्लियर। अभी इसमें आप T3 का टेम्परेचर भी इवेलुएट कर सकते हैं बिकॉज T3 टेम्परेचर आपको नहीं दिया है। एनीवे मैंने यहाँ पर लिखा Q1 to 3 दो सरफेस के पैरेलल प्लेट के बीच में सीधे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ 1/ε1 प्लस 1/ε3 -1। अब आप कहेंगे सर एरिया का मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने यहाँ पर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाल रहा हूँ पर मीटर निकाल रहा हूँ, यानी एरिया इज इक्वल टू 1, क्योंकि एरिया कैलकुलेट नहीं होगा बिकॉज एरिया इज वेरी लार्ज, तो मैं पर मीटर स्क्वायर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाल रहा हूँ। तो Q13 इतना है और Q12 इतना है। क्लियर। T3 इज अननोन फॉर यू। क्लियर। तो T3 आपके लिए अननोन है, तो T3 अननोन है तो ये एक इक्वेशन आपकी बन गई T3 to the power 4 T3 to the power 4। ये एक इक्वेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर T3 to the power 4 इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सा है, आप इसको सीधे से इवेलुएट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से। तो T3 इज इक्वल टू 560.89 केल्विन आ गया। क्लियर। सिमिलर फैशन में अब जरा सिमिलर फैशन में आइए, और सिमिलर फैशन में अब हम सेकेंड केस ले रहे हैं, यानी E3 डैश को इधर कर दिया और E3 को इधर कर दिया। ठीक। लेकिन उस केस में भी रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज में ही कनेक्ट हैं, तो आपका Q1 to 3 इज इक्वल टू Q3 to 2 हो जाएगा। अंतर कहाँ पर आया? केवल इस वाले इमिसिविटी में। देखिए यहाँ पे Q1 to 3 में ये 1/ε3 था, Q1 to 3 में ये 1/ε3 डैश हो गया। सिंपल सा है, इसको कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या रॉकेट साइंस नहीं है, आप इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बना के इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप T3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस T3 कम्स 861.65 केल्विन। पहले T3 क्या आ रहा था? 560.89। सो इन केस ऑफ B द टेम्परेचर ऑफ शील्ड इज हायर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द शील्ड इज हायर एज कंपेयर टू केस B। सो इन केस B इट इज मोर इफेक्टिव। जिस केस में टेम्परेचर ज़्यादा आएगा वो केस ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यानी सेकेंड अरेंजमेंट अगर आप करते हैं, यानी जो आपकी इमिसिविटी है 0.4, इसको आप हायर प्लेट की तरफ करते हैं और जो 0.05 है उसको आप लोअर प्लेट की तरफ अगर करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इज दैट क्लियर? तो ये एक तरीका था आपको रेडिएशन शील्ड के क्वेश्चंस बताने का। ये एक लास्ट क्वेश्चन है और इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, there are the two large parallel plates with emissivity of 0.5 each are maintained at different temperatures and are exchanging heat only by a radiation. Two equally large radiation shields with surface emissivity of 0.05 are introduced in parallel to the plates. Find the percentage reduction in the net radiation heat transfer. Clear? तो आपको ये कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, कैसे कैलकुलेट होगा? There are the one plate, two large parallel plates emissivity of 0.5, यानी इसकी 1 और सेकेंड दो सरफेसेस की इमिसिविटी 0.5 है, आर मेंटेन एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, आर एक्सचेंजिंग हीट ओनली बाय द रेडिएशन टू इक्वली लार्ज रेडिएशन शील्ड विद सरफेस इमिसिविटी। हमने अब दो रेडिएशन शील्ड इंसर्ट की जिनकी इमिसिविटी 0.05 है। ठीक, इनके कुछ टेम्परेचर्स नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है आर इंट्रोड्यूस इन द पैरेलल टू द फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या करना है, विद शील्ड और दूसरा विदाउट शील्ड। तो पहले विदाउट शील्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो विदाउट शील्ड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, विदाउट रेडिएशन शील्ड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर 1 to 2 के बीच में, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में सर्किट बना लीजिए आप, चाहे ऐसे सीधे AB1 - AB2 अपन 1/ε1। अब यहाँ पर एरिया मैंने हर बार 1 कंसीडर किया है। अब ये कितना आया, 0.033 EB1 - EB2 वाट पर मीटर स्क्वायर। क्यों मैंने EB1 EB2 की वैल्यू नहीं रखी? बिकॉज टेम्परेचर्स आर अननोन फॉर अस नाउ। अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि दो रेडिएशन शील्ड इंसर्ट करने के बाद, अब दो रेडिएशन शील्ड जब इंसर्ट करते हैं तब क्या आता है, ध्यान रखिए रेडिएशन शील्ड की इमिसिविटी सेम है। तो EB1 - EB2 अपन 1/ε1 प्लस 1/ε2 -1। ठीक, ये आप रिकॉल करेंगे, आपका जो मैंने प्रीवियस लेक्चर कराया था, तो वहाँ से आपको आसानी से रेडिएशन शील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ये इसकी इमिसिविटी इधर की मान लेते हैं, ये इमिसिविटी E3 है, ठीक है, E3, और इधर की ये दोनों इमिसिविटी सेम है, तो कितना हो जाएगा 1/ε3 प्लस 1/ε3 -1। तो 1/ε3 प्लस 1/ε3 इज 2/ε3 -1। क्लियर? इसी तरह से इसका भी ε4 और ε4 है, तो 2/ε4 -1 ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इतनी बात अगर आप समझ गए, तो अब इसको आप फर्दर अगर इसको सॉल्व करोगे, तो चूंकि E3 एंड E4 बोथ आर सेम, E3 एंड E4 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी रेडिएशन शील्ड इंसर्ट की गई उनकी इमिसिविटी इक्वल है। E3 इज इक्वल टू E4 अगर ये है,
तो दिस प्लस दिस दैट मीन्स इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2। क्लियर? तो इसको आप सॉल्व करोगे तो Q2 इज इक्वल टू, सारी एमिसिविटीज वैल्यू रख दीजिए। एमिसिविटी की वैल्यू रखने पर आपका क्या आया 0.01। भाई यहाँ पर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 भी सेम है। एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0.5 और एप्सिलॉन 3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 4, दिस इज 0.05। ये सारी वैल्यू रख दी तो Q2 इज इक्वल टू इतना आ गया। तो परसेंटेज रिडक्शन कितना है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। सो दिस इज द 96.29%। यानी दो रेडिएशन शील्ड 0.05 की अगर आप एमिसिविटी के आप इंसर्ट करते हैं तो उसमें जो रेडिएशन पहले हो रहा था उसमें 96.29% की क्या रिडक्शन आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस थर्मल रेडिएशन। सो इसको एक बार और आप देखेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बार और देखेंगे और मैं आपको कुछ इसमें असेसमेंट के लिए असाइनमेंट दूंगा, तो आप उसको सॉल्व करिए और इजीली आप उसको समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।